हेलो स्टूडेंट्स, आज इस क्लास में हम चर्चा करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन ऑस्मोटिक प्रेशर। इसमें आइसोटोनिक सॉल्यूशंस है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, इस सब के बारे में जानकारी मिलेगी। इस पर जो है न्यूमेरिकल्स बनता है, तो इसको थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन इसको करते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन या उसे कहते हैं आइसो ऑस्मोटिक सॉल्यूशन। इसमें देखिए ये सॉल्यूशन तीन प्रकार को जो दिया गया है, फर्स्ट, सेकेंड है हाइपरटोनिक, तीसरा हाइपोटोनिक। ये सॉल्यूशन का प्रकार है ऑस्मोटिक प्रेशर के आधार पर यहाँ पर जो सॉल्यूशंस है तो इसमें कंपेयर करते हैं, तो कम से कम दो वैरायटी का सॉल्यूशन होना चाहिए। अलग अलग कंसंट्रेशन होगा, चाहे सेम कंसंट्रेशन हो, तो इसमें कम से कम दो वैरायटी का सॉल्यूशन होना चाहिए, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स का, डिफरेंट सब्सटेंस का। तो इसमें देखिए, इसमें टू सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेज हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट द सेम टेम्परेचर आर नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन अगर है कि नहीं, तो इसमें कहता है कि अगर दो सॉल्यूशन है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों का क्या है, सेम है, टेम्परेचर भी सेम है, तो उस तरह के सॉल्यूशंस को आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कहते हैं। देखिए अब जानते हैं, देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला ये पाई इक्वल टू होता है N/V/RT, यहाँ इसे जो है N/V मोल पर लीटर, तो CRT कंसंट्रेशन, CRT पाई बराबर कंसंट्रेशन मोलारिटी एक ही चीज़ है, पाई इक्वल टू हो जाएगा MRT। तो ये जो है आपका जो है फार्मूला है ऑस्मोटिक प्रेशर का। अब यहाँ पर देखिए टू सॉल्यूशन है, भिन्न भिन्न सब्सटेंस का दो सॉल्यूशन हम बना रहे हैं। एक सॉल्यूशन हम दे देते हैं, सॉल्यूशन फर्स्ट बनाते हैं, ये सॉल्यूशन है फर्स्ट। एक यहाँ ले लेते हैं सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन जो है सेकेंड। डिफरेंट सब्सटेंस का बनाते हैं, इसका सॉल्यूशन है तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर हम मान लेते हैं π1। इसका कंसंट्रेशन होगा, क्योंकि सॉल्यूशन बनाएंगे तो उसमें सोल्यूट होगा तो उसके सोल्यूट के पार्टिकल्स होगा, मोल होगा तो उसका अपना कंसंट्रेशन मोलारिटी होगा, तो इसका मोलारिटी हम M1 मानते हैं। इसका टेम्परेचर क्या है, T1। सॉल्यूशन सेकेंड है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है π2। ये सॉल्यूशन बना है तो इसमें जो है इसका मोलारिटी M2 मानते हैं और टेम्परेचर T2। कोई भी सॉल्यूशन होगा तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, इसमें सोल्यूट होगा तो इसका अपना कंसंट्रेशन मोलारिटी होगा, इसका अपना टेम्परेचर। तो इसका फार्मूला हम लागू करते हैं तो यहाँ पर जो मिलेगा π1 बराबर कितना होगा, M1 और T1। इसका ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला का आधार पर आता है π2 बराबर क्या आएगा, M2 और T2। ये जो है, अगर मान ले कि ये आइसोटोनिक है, अगर आइसोटोनिक कंडीशन होगा तो इसमें दो वो चीज़ें बराबर होगी। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, बराबर होगा, और टेम्परेचर भी क्या होगा, इक्वल होगा। टेम्परेचर देता है या नहीं देता, लेकिन टेम्परेचर हमको क्या इज्यूम करते हैं, इक्वल टेम्परेचर इज्यूम करते हैं, मानते हैं। तो हम लिख रहे हैं फॉर आइसो, इसकी चर्चा जो है ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। जब इसकी चर्चा करेंगे तो इसके बारे में पूरा हम लिखाएंगे, जब इसकी चर्चा करेंगे तो इस पर ही हम लिखाएंगे। अब ये आपको चल रहा है आइसोटोनिक सॉल्यूशन चल रहा है। फॉर आइसोटोनिक
सॉल्यूशंस, अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशंस है तो इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, पाई 1 बराबर पाई 2 एंड T1 बराबर T2। तो पाई 1 का वैल्यू यहाँ पर हम रख रहे हैं, तो ये वैल्यू आ रहा है M1 मोलारिटी RT1 और ये है M2 RT2। पाई 1 का वैल्यू रख दिया, पाई 2 का यह वैल्यू रख दिया। अब देखिए दोनों तरफ R है तो ये कट जाएगा, इसमें टेम्परेचर T1 T2 दोनों बराबर है तो ये भी कट जाएगा। तो कट के यहाँ पर आ जाता है M1 बराबर M2, या इसको हम ले सकते हैं मोलारिटी कॉन्सेंट्रेशन एक है C1 बराबर C2। दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या हुआ, यह सेम आ रहा है। अब इसका हम जो है मोलारिटी कॉन्सेंट्रेशन का हम रख सकते हैं, ये होगा आपका मोल बाई वॉल्यूम मिली लीटर, N1 बाई V1, ये इक्वल टू होगा N2 बाई V2। क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन होता है, कॉन्सेंट्रेशन मोलारिटी या कॉन्सेंट्रेशन होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब नंबर ऑफ मोल्स होता है वेट बाय मोलिकुलर वेट। तो ये नंबर ऑफ मोल्स को वेट और मोलिकुलर वेट में चेंज कर देते हैं, तो यहाँ से मिलता है आपको W1, ये हो गया M1 V1। M1 V1 यहाँ दे देते हैं W2 और ये हो गया M2 V2। अब देखिए ये जो है फॉर्मूला जो आया है और यहाँ से ये आ रहा है, लास्ट में ये आया है, ये कब लागू होगा, किसके लिए, ये कंडीशन हुआ, ये कंडीशंस फॉर isotonic solutions if there is no association or dissociation ऑफ सॉल्यूट्स। यहाँ पर कह रहा है कि देखिए आइसोटोनिक है तो ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा और यहाँ मोलारिटी भी सेम हो रहा है, माने कॉन्सेंट्रेशन भी सेम हो रहा है। तो ये कंडीशन हो गया आइसोटोनिक सॉल्यूशन का, कब, जब देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ साथ कॉन्सेंट्रेशन भी बराबर होगा, पाई 1 बराबर पाई 2 और C1 बराबर C2, यानी M1 बराबर M2। कब होगा, जब सॉल्यूट का डिसोसिएशन या एसोसिएशन न हो, यानी वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट हो। हम जो सॉल्यूशन इसमें बना है इसमें भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, इसमें भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट। ऐसा सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं, जिसको पानी में डिजल्व करने के बाद आयंस में टूट जाता है। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट क्या होगा, जिसको डिजल्व करने के बाद वो आयंस में टूटता नहीं है, जैसे सुक्रोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया। ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है जिसको पानी में डिजल्व करने के बाद वो आयंस में टूटता नहीं है। जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl है, ये इलेक्ट्रोलाइट है, अगर इसको पानी में डिजल्व करेंगे तो आयंस में टूट जाएगा, Na+ और Cl- आयन में डिसोसिएट कर जाता है। अगर हम ले लेते हैं फॉर्मिक एसिड ले लेते हैं, एसिटिक एसिड लेते हैं, अगर उसको डिजल्व करते हैं तो एसोसिएट कर जाता है, दो मॉलिक्यूल आपस में जुट के एक मॉलिक्यूल बन जाता है। तो इस तरह जो है ये कंडीशन होगा कि अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशंस है और उसमें जो सॉल्यूट है उसका डिसोसिएशन एसोसिएशन नहीं होता है, तो उस हालत में मोलारिटी दोनों का क्या होगा, तो यानी कंसंट्रेशन दोनों का बराबर होगा, पाई 1 बराबर पाई 2 एंड C1 बराबर C2। हम लास्ट में हम लिखते हैं,
या इसको हम लिख सकते हैं और में लिख सकते हैं, ये कंडीशन कब लागू करेंगे, C1 बराबर C2, आइसोटोनिक है तो ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है। अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, माने उस सॉल्यूट का डिसोसिएशन एसोसिएशन नहीं होता है, उस केस में दोनों का कंसंट्रेशन यानी मोलारिटी दोनों का क्या होगा, सेम होगा। ये लिख सकते हैं फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशंस ऑफ नॉन electrolytes for isotonic solution of non electrolytes। आइसोटोनिक सॉल्यूशन है लेकिन जो सोल्यूट होगा वो क्या होगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है, उस हालत में दोनों का कंसंट्रेशन क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पर देखिए जब हम फॉर्मूला लागू करेंगे, अगर कह देगा कि दो सॉल्यूशन जो है आइसोटोनिक है, तो हमको देखना पड़ेगा कि जो उसमें सॉल्यूशन जो बनाया जा रहा है जिसमें जो सोल्यूट है वो इलेक्ट्रोलाइट है कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। अगर इलेक्ट्रोलाइट है तो उस हालत में ये फार्मूला लागू होगा, क्योंकि दोनों का कंसंट्रेशन सेम होगा। तो इस हालत में ऐसे हम चेंज करके हम वेट मोलिकुलर वेट हम निकाल सकते हैं, दोनों बराबर कर सकते हैं। बराबर करेंगे तो C1 बराबर C2 होगा तब ना, अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा तब कंसंट्रेशन क्या होगा, सेम होगा। अगर इलेक्ट्रोलाइट है तो उस हालत में आइसोटोनिक है तो ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा, लेकिन एसोसिएशन या डिसोसिएशन होता है, यानी इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट है तो उस हालत में कंसंट्रेशन C1 बराबर C2 यानी M1 बराबर M2 नहीं होगा। तो ये फार्मूला जब देखिए कब लागू करेंगे, जब सोल्यूट का डिसोसिएशन और एसोसिएशन न हो। आइसोटोनिक कहेगा और उसमें आपको देखना पड़ेगा कि सोल्यूट का डिसोसिएशन एसोसिएशन तो नहीं हो रहा है, या आपको पता लगाना पड़ेगा कि वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तब ये फार्मूला हम लागू करेंगे। हम नोट करा देते हैं इसमें। तो इस तरह देखिए दो सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, डिफरेंट सब्सटेंसेस हम लिखे हैं कि एक सब्सटेंस का ये सॉल्यूशन है, एक सब्सटेंस का वो सब्सटेंस क्या होना चाहिए, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा उस हालत में दोनों का कंसंट्रेशन या मोलारिटी क्या होगा, सेम होगा। जब ये बराबर होगा तभी ना ये बराबर होगा, तो उस हालत में वेट या मोलिकुलर वेट हम जो कहेगा, एक का दिया रहेगा दूसरे में जो निकलना होगा है कि नहीं, बाकी दिया रहेगा एक निकलना होगा तो उसको हम निकाल सकते हैं दोनों को बराबर करके। तो इसमें हमको देखना पड़ेगा कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, अगर नहीं है उस हालत में ये कंसंट्रेशन क्या होगा, सेम नहीं होगा। हम नोट कराते हैं ऐसा हम सल्यूट ले रहे हैं, तीन कंडीशन में एग्जांपल देते हैं। एक ऐसा हम ले रहे हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो जिसमें दोनों सल्यूट क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। हम ऐसा ले रहे हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन जिसमें एक सॉल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट है और दूसरा क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट है। एक का डिसोसिएशन होगा और तीसरे केस में ऐसा सॉल्यूट हम ले रहे हैं दो सॉल्यूशन का, दो सॉल्यूशन हमको बनाना है तो दो प्रकार का सब्सटेंस होगा। तो एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा ऐसा ले रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट जिसका एसोसिएशन होता है। तो उस हालत में कौन कौन सा कंडीशन लागू होगा, क्या बराबर होगा क्या नहीं बराबर होगा, कैसे वो बराबर नहीं होगा, ये आपको इसमें हम बता रहे हैं इसके आगे। तो यहाँ तक विद्यार्थी ये फार्मूला हम आइसोटोनिक में लागू करेंगे कब, जब नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट हो, आइसोटोनिक हो और नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट उसमें घुला हुआ हो सोल्यूशन में। ये देखिए इसमें एग्जाम्पल में हम लेते हैं जैसे यूरिया एंड ग्लूकोज, सुक्रोज ये सब नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है। ग्लूकोज
solutions are isotonic, then देखिए अब यहाँ आपको देखना पड़ेगा, यूरिया नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ये भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो उस हालत में आइसोटोनिक है तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, सेम है। अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो उस हालत में दोनों का कंसंट्रेशन क्या होगा, C1 बराबर C2। तो यहाँ से हम इसको तोड़कर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वेट और मोलिकुलर वेट के रूप में हम चेंज कर सकते हैं, ये कंडीशन होगा। अगर आइसोटोनिक है और दोनों जो है सोल्यूट क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, यहाँ देखिए ये ब्रेक नहीं करता। अगर सॉल्यूशन में इसको हम डिजोल्व करते हैं तो जितना मॉलिक्यूल्स होगा उतना ही मॉलिक्यूल्स उसमें रहेगा, मौजूद रहेगा। ये डिसोसिएशन, इसका एसोसिएशन पॉसिबल नहीं है, नहीं होता है। तो उस हालत में दोनों का कंसंट्रेशन सेम होगा। एक ले लेते हैं, अगर देखिए अगर ऐसे है जैसे यूरिया एंड NaCl सॉल्यूशंस, दो प्रकार का सॉल्यूशन चाहिए, एक सॉल्यूशन यूरिया का है और दूसरा सॉल्यूशन NaCl का है, और आइसोटोनिक। अब यहाँ पर देखिए आइसोटोनिक, देन क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए आइसोटोनिक है तो ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा, पाई1 बराबर पाई2। एंड अब देखिए ये जो NaCl है ये इलेक्ट्रोलाइट है, इसका डिसोसिएशन होता है। इसका क्या होता है, डिसोसिएशन होता है। अगर आप पानी में अगर डिजॉल्व कर देंगे, इसका सॉल्यूशन अगर बनाते हैं तो ये तो डिसोसिएट करेगा, टूटता है। तो इसमें कंसंट्रेशन क्या होगा, नहीं बराबर होगा, C1 नॉट इक्वल टू C2। ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इसका डिसोसिएशन नहीं होगा, लेकिन इसका क्या होगा ना, इसका ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ये ब्रेक नहीं करता, ये तो टूटेगा। तो उस हालत में डिसोसिएशन होगा, ये आपका डिसोसिएट, क्योंकि NaCl क्या है, ये इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट उसे कहते हैं जिसको पानी में घुलाने पर क्या करता है, आयंस में ब्रेक करता है, इलेक्ट्रोलाइट है NaCl। इस हालत में कंसंट्रेशन क्या होगा, सेम नहीं होगा। जैसे देखिए आप जानते हैं कि कंसंट्रेशन जो डिपेंड करता है ये मोल पर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, मोल पर लीटर, ये कंसंट्रेशन हुआ या मोलारिटी। तो इस हालत में और नंबर ऑफ मोल्स किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर। तो हम बोल सकते हैं कि कंसंट्रेशन प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी नंबर ऑफ आयंस मॉलिक्यूल्स जो भी हो सकता है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेगा, तो कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर देखिए जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेगा तो नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा। जैसे अगर मान लेते हैं हम 1 मोल हम ले रहे हैं कोई भी, तो उसमें कितना पार्टिकल्स होगा, एवोगाड्रो नंबर n पार्टिकल्स होगा। अगर मान लेकर हम कर देते हैं 2n पार्टिकल्स हम ले लेते हैं दुगुना, तो कै मोल हो जाएगा, 2 मोल्स हो जाएगा। तो कहने का मकसद है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स ये बढ़ेगा तो नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेगा तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेगा, तो कंसंट्रेशन भी क्या होगा, बढ़ेगा। यहाँ पर देखिए अगर NaCl अगर एक मॉलिक्यूल लेते हैं तो 2 पार्टिकल में क्या होता है, टूटता है। NaCl अगर इसको जलीय घोल बनाते हैं तो ये तो ब्रेक करेगा ना, Na+ और Cl- आयन में, ये भी एक्वस इक्विलिब्रियम का साइन नहीं रहेगा कि टोटल को टोटल ब्रेक कर जाएगा। तो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल लिए हैं तो कै गो पार्टिकल, एक पार्टिकल से कै गो पार्टिकल्स मिला, 2। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो गया, बढ़ गया। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस हालत में दोनों का कंसंट्रेशन क्या होगा, सेम नहीं होगा। तो अगर आइसोटोनिक है, यहाँ पर जो है यूरिया है
और यहाँ डिसोसिएशन हो रहा है, तो आइसोटोनिक है तो ऑस्मोटिक प्रेशर तो सेम होगा। ये कंडीशन है, अगर आइसोटोनिक है तो ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा। लेकिन यहाँ पर डिसोसिएशन एसोसिएशन अगर होता है तो उस हालत में कंसंट्रेशन क्या होगा, सेम नहीं होगा, डिफर हो जाएगा, नॉट इक्वल टू। दूसरा अगर हम ले रहे हैं इसके में, इसमें अगर थर्ड कंडीशन हम ले रहे हैं, थर्ड कंडीशन, तो इसमें देखिए थर्ड में जैसे यूरिया एंड एसिटिक एसिड या फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड्स सॉल्यूशंस, दोनों का सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्यूशंस आर आइसोटोनिक, देन क्या होगा। अब देखिए एसिटिक एसिड अगर इसका एसोसिएशन होता है, एसोसिएशन होता है, हम दिखाते हैं दो मॉलिक्यूल जुट के एक मॉलिक्यूल बन रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होगा, घटेगा, तो कंसंट्रेशन भी क्या होगा, घटेगा, चेंज करता है। तो इस हालत में आइसोटोनिक है तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। आइसोटोनिक के लिए कंडीशन है कि अगर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो उसको क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अगर आइसोटोनिक है तो ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हुआ। साथ ही साथ देखिए इसका एसोसिएशन होगा तो इस हालत में कंसंट्रेशन दोनों का क्या होगा, सेम नहीं होगा, क्योंकि एसिटिक एसिड दो मॉलिक्यूल जुड़ के अगर इसको हम पानी में डिजॉल्व करते हैं, डिजॉल्व करेंगे, यहाँ पर ये इसका भी होता है ऐसे, यहाँ पर एसोसिएशन, तब पानी में नहीं, अगर हम बेंजीन में क्या करते हैं, अदर सॉल्वेंट में अगर इसको हम लेते हैं तो वहाँ पर एसोसिएट करता है, ये जुटेगा। जैसे कैसे एसोसिएशन होगा, देखिए एसिटिक एसिड का ये फार्मूला, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये बना लेता है, ये OH है, और सिमिलरली एसिटिक CH3, यहाँ से C, यहाँ से हम दे रहे हैं O, और ये OH, देखिए CH3COOH, CH3COH। अब इसका एक का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, दूसरे का हाइड्रोजन, इसका मोस्ट और दूसरे हाइड्रोजन, अब ये हमारा डाइमर बना लिया। तो इस तरह दो मॉलिक्यूल क्या हो गया, जुट के एक मॉलिक्यूल बन गया, तो यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होगा, घटेगा, तो कंसंट्रेशन भी क्या होगा, घटेगा। उस हालत में कंसंट्रेशन बराबर नहीं होगा। तो आइसोटोनिक का जो फॉर्मूला है जिसमें कंसंट्रेशन सेम हो, तो उसके लिए यहाँ पर देखना पड़ेगा कि आइसोटोनिक है, साथ ही साथ जो उसमें हमको देखना पड़ेगा जो सॉल्यूशन दो बन रहा है उसमें जो है सब्सटेंस है, सॉल्यूट है, वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। जैसे यूरिया है, ग्लूकोज है, सुक्रोज है, ये तक मैंने दिया है, और उसमें लिख सकता है कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट लिखेगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट जिसका डिसोसिएशन नहीं होता है। उस हालत में हम लागू करेंगे, दोनों का कंसंट्रेशन सेम होगा, और इसी फार्मूला को आगे करके हम इसमें वेट या मोलिकुलर वेट हम निकाल सकते हैं। तो ये आपका हो गया आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो विद्यार्थियों आपको ये देखना पड़ेगा, क्वेश्चन तो इसी पर देता है कि इस पर भी जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इस पर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, इस पर जो है क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स आता है। तो आपको यही देखना है कि जो सॉल्यूट है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, तब ये लागू हम कंडीशन लागू करेंगे न्यूमेरिकल बनाते वक्त। अगर एसोसिएशन डिसोसिएशन होता है उस हालत में कंसंट्रेशन क्या होगा, सेम नहीं होगा। तो क्वेश्चन से पता चल जाएगा। अगर यहाँ पर भी जो है अगर एसोसिएशन डिसोसिएशन होता है तो एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो इसका आगे पढ़िएगा है कि नहीं, तो उसमें जो है उसमें ये आइसोटोनिक टर्म का उपयोग आएगा। लेकिन वहाँ पर जो है एसोसिएशन डिसोसिएशन होता है तो उसके बाद भी हम लागू करके न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो जहाँ एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ाया जाएगा उसमें भी ये टर्म आएगा आइसोटोनिक। तो उस तरह के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाएगा थ्योरी पढ़ने के बाद उसको हम क्वेश्चन बताएंगे। अब देखिए
ये आपको मालूम है कि जो है ऑस्मोटिक प्रेशर कंसंट्रेशन यानी मोलारिटी पर डिपेंड करता है, और जो है मोलारिटी कंसंट्रेशन टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। यहाँ तो आपका ये आइसोटोनिक हुआ। अब इस पर आते हैं, ये देखिए, ये जो है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या कहता है? देखिए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, माने इसमें भी तो दो वैरायटी का सॉल्यूशन लेंगे, डिफरेंट सब्सटेंस का दो वो सॉल्यूशन फर्स्ट और सेकंड में लेंगे, उससे कंपेयर करना है। जब भी एक सॉल्यूशन से तो कंपेयर होगा नहीं, कम से कम कंपेयर करने के लिए दो सॉल्यूशन चाहिए, सॉल्यूशन फर्स्ट सॉल्यूशन सेकंड, डिफरेंट सब्सटेंस का दो सॉल्यूशन चाहिए जिससे हम कंपेयर कर सकें। अब इसका उपयोग कहाँ हम करते हैं, कैसे कर सकते हैं, इसमें आगे बताते हैं। कहता है कि सॉल्यूशन हैविंग हायर ऑस्मोटिक प्रेशर देन द सॉल्यूशन ऑफ अदर साइड। सॉल्यूशन ऑफ अदर साइड माने दो सॉल्यूशन है जिसमें क्या कहता है, एक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है दूसरे सॉल्यूशन से अगर अधिक होगा तो उस तरह के सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपर माने हायर। तो ए सॉल्यूशन हैविंग हायर ऑस्मोटिक प्रेशर देन द सॉल्यूशन ऑफ अदर साइड। तो दो सब्सटेंस का अगर हम बनाते हैं, दो सॉल्यूशन बनाते हैं फर्स्ट और सेकेंड, तो इसमें कहता है कि जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर के सॉल्यूशन का ज़्यादा होगा दूसरे के अपेक्षा, है कि नहीं, तो वो सॉल्यूशन क्या होगा, हाइपरटोनिक होगा। इट इज़ मोर कंसंट्रेटेड विथ रेस्पेक्ट टू अदर सॉल्यूशन। तो ऑस्मोटिक प्रेशर आप जानते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड किस पर करता है, मोलारिटी यानी कंसंट्रेशन पर। तो जिसका कंसंट्रेशन अधिक होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। जिसका मोलारिटी कंसंट्रेशन जिस सॉल्यूशन का ज़्यादा होगा तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हमको देखा देना है कि दो सॉल्यूशन हम बना रहे हैं और दोनों का कंसंट्रेशन हम दिखा दें, जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा, तो वो सॉल्यूशन इस दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या होगा, हाइपरटोनिक होगा। जैसे यहाँ पर जो है सॉल्यूशन हम दिखा रहे हैं, सॉल्यूशन फर्स्ट हम दिखा रहे हैं, सॉल्यूशन फर्स्ट है, यहाँ पर इसे कंपेयर करना है तो सॉल्यूशन सेकंड हम दिखा रहे हैं। तो इसका मान लें कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, सॉल्यूशन फर्स्ट का पाई1 है। इसमें जो है इसका कंसंट्रेशन हम मोलारिटी हम दिखाएंगे, इसमें हम ले लेते हैं जैसे 0.1 मोलर, ये यूरिया हम ले रहे हैं। यूरिया का सॉल्यूशन है, यूरिया का सॉल्यूशन है जिसका कंसंट्रेशन कितना है, मोलारिटी कितना है, 0.1 है। इसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है पाई2, ये भी तो सॉल्यूशन है, सेकंड सॉल्यूशन। इसमें हम ग्लूकोज लेते हैं या सुक्रोज ले देते हैं, उसका कंसंट्रेशन हम देखा रहे हैं 0.01 m ग्लूकोज। इसका मोलारिटी कंसंट्रेशन 0.01। तो स्वाभाविक है कि ये 0.1 है और ये 0.01, ये 1/10, ये 1/100। तो ये 1/10 है, इसको कहते हैं m, और ये है, ये कितना हुआ, 1/100 m। स्वाभाविक है कि ये बड़ा है इससे, इसका कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। तो ये जो है देखिए, जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो सॉल्यूशन फर्स्ट का कंसंट्रेशन क्या है, सॉल्यूशन फर्स्ट का कंसंट्रेशन हायर है किससे, सॉल्यूशन सेकंड से। तो इसलिए देखिए कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, पाई1 ग्रेटर होगा किससे, पाई2 से। तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है तो ये सॉल्यूशन किस प्रकार होगा, इसलिए सॉल्यूशन फर्स्ट इज हाइपरटोनिक, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है तो ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू सॉल्यूशन सेकंड। हम लिखते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन फर्स्ट हैज हायर कंसंट्रेशन यानी मोलारिटी देन सॉल्यूशन
सेकेंड। इसलिए हम बोल सकते हैं कि इसका सोल्यूशन फर्स्ट का कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, यानी पाई 1 ग्रेटर देन पाई 2। जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर किस पर डिपेंड करता है, मोलारिटी पर। जिसका मोलारिटी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा। तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर, चूँकि इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर स्वाभाविक है कि इससे अपेक्षा क्या होगा, ज़्यादा है। तो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, हायर होगा, तो उस तरह के सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। इसलिए सोल्यूशन फर्स्ट किस तरह बिहेव करेगा, सोल्यूशन फर्स्ट इज हाइपोटोनिक विथ रेस्पेक्ट टू सोल्यूशन सेकेंड। इसके रेस्पेक्ट में सोल्यूशन फर्स्ट क्या है, हाइपोटोनिक है, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन यानी ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ज़्यादा है। किसके रेस्पेक्ट में, इसके अपेक्षा। अब देखिए आखिर ये जो बताया गया है, माने डिफिनीशन में दे दिया जाता है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ज़्यादा है, और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है वो हाइपोटोनिक सोल्यूशन होगा। देखिए आप जो है अगर हम जो है आरबीसी सेल भी तो काम करता है, सेल जो है एसपीएम माने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह काम करता है। उसमें सॉल्वेंट पार्टिकल्स का फ्लो, ऑस्मोसिस जो टर्म आता है, तो उसमें सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव करता है लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या करता है, उसमें सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव करता है थ्रू एसपीएम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा। अगर आरबीसी रेड ब्लड सेल्स फाइकन माने रेड ब्लड सेल्स जो होता है कि नहीं, वो फाइकन शेप के रूप में होता है। यहाँ पर जो है रेड ब्लड सेल्स, जिसमें क्या होता है कि देखिए अगर आरबीसी को हम 5% NaCl सॉल्यूशन, 5% NaCl सॉल्यूशन, जैसे मान लें कि ये हम ले लेते हैं, यहाँ पर जो है इसमें है 5% क्या है, ये आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स है आरबीसी। इसमें जो है ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, यानी 5% NaCl सॉल्यूशन है। और किस तरह कर रहा है, ये हाइपोटोनिक है, माने मीन्स हुआ हाइपोटोनिक, मीन्स हुआ कि इसका कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। आरबीसी जो है, आरबीसी का कंसंट्रेशन क्या है, कम है। ये भी तो अब रेड ब्लड सेल, ये रेड ब्लड क्या है, ये भी तो सोल्यूशन है। तो इसका कंसंट्रेशन क्या है, कम है, इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अगर आरबीसी को प्लेस कर देते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, हाइपोटोनिक है, ये भी एक सॉल्यूशन है, ये भी तो, लेकिन इसका कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। ये 5% NaCl जो सॉल्यूशन है, इसका कंसंट्रेशन क्या है, इसका ज़्यादा है, इसका कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ क्या होगा, वाटर क्या होगा, कम्स आउट होगा, बाहर आएगा। तो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ वाटर क्या करता है, फ्लो करेगा। माने आरबीसी है, इस सेल से वाटर मोलिक्यूल्स क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो ये आरबीसी क्या होगा, जब वाटर मोलिक्यूल से बाहर निकलेगा तो ये क्या होगा, सिकुड़ता है, श्रिंक कर जाता है। तो अगर आरबीसी सेल्स को अगर हम जो है 5% NaCl सॉल्यूशन में प्लेस कर देते हैं, जो वो सॉल्यूशन क्या है, हाइपरटोनिक है, इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो सॉल्वेंट पार्टिकल्स जो है यानी वाटर कम्स आउट ऑफ सेल से वाटर क्या होगा, बाहर निकलता है। देन तब क्या होगा, आरबीसी यानी जो ये सेल्स होगा क्या होगा, सिकुड़ जाता है, श्रिंक करता है। हम नोट कराते हैं, व्हेन आरबीसी माने रेड ब्लड सेल्स आर प्लेस्ड इन
प्लेस्ड इन 5% NaCl सॉल्यूशन, ये आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है, हाइपरटोनिक हाइपोलेस। देन वाटर comes out of cells। सेल से क्या होगा, वाटर क्या होगा, लोअर कंसंट्रेशन हायर कंसंट्रेशन की तरफ आता है थ्रू एसपीएम। सेल भी तो तुम्हारा ये जो है एसपीएम की तरह काम करता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह। तो वाटर जो है क्या होता है, ये इस सेल्स के से क्या होता है, इसमें आता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। तो वाटर क्या करता है, फ्लो करता है किधर से, आरबीसी टू इसमें NaCl हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। देन दे श्रिंक्स, जिसके कारण जो है ये सेल्स क्या होगा, सिकुड़ जाता है। तो अगर देखिए यहाँ पर अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, अगर उसमें हम आरबीसी रखते हैं तो वाटर मोलिक्यूल्स क्या हो जाता है, आरबीसी से क्या करता है, फ्लो करता है किधर, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। ये 5% NaCl सॉल्यूशन में फ्लो करेगा, जिसके कारण जो है क्या होता है, ये आरबीसी जो होगा वो क्या होता है, सिकुड़ जाता है। सिमिलरली अगर हम इसकी चर्चा करते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, इसमें क्या कहता है, देखिए इसमें भी कम से कम 2 सॉल्यूशन होना चाहिए जिसे हम कंपेयर कर रहे कहता है कि सॉल्यूशन है भी लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर दैन द सॉल्यूशन ऑफ अदर साइड। माने 2 सॉल्यूशन है, अगर एक का ऑस्मोटिक प्रेशर कम है दूसरे के अपेक्षा, तो ये किस तरह माने कि सॉल्यूशन होगा जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, वो क्या होगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन उसको बोलते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा। इट इज लेस कंसंट्रेटेड विथ रेस्पेक्ट टू अदर, माने जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होता है दूसरों के अपेक्षा। जैसे हम ले लेते हैं सॉल्यूशन, अगर फर्स्ट हम लेते हैं इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाइवन मानते हैं, इसमें हम ले लेते हैं इसका कंसंट्रेशन कम करेंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर स्वाभाविक होगा, इसका क्या होगा, कम होगा। तो इसमें देते हैं 0% 0.5 m यूरिया ले लिए, यूरिया। ये सॉल्यूशन हम सेकेंड लेते हैं जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, पाई2 है, इसमें 0.5 m ये ले रहे हैं ग्लूकोज। तो स्वाभाविक है कि देखिए 0.05 है, 0.05 यहाँ पर है 0.5 है, तो इसका कंसंट्रेशन क्या है, ये 5/100 है, और ये है 5/10 है, तो ये तो हाफ हुआ, 1/2 आ रहा है। ये अगर कर देते हैं 5 दूना 10, 2 तो यानी 1/20, तो ये 1/2 है, तो 1/20 है, इसको कहा तो 1/2 है, तो 1 को 2 बराबर भाग करना, एक पार्ट को कहा 20 बराबर भागों में बांटना, तो ये क्या है, ये छोटा है, ये कम है। तो यानी इसका कंसंट्रेशन क्या है, कम है। सॉल्यूशन फर्स्ट का कंसंट्रेशन क्या है, कम है, किससे, सॉल्यूशन सेकेंड से। तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर स्वाभाविक है कि ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पर, तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, कम होगा, किसके, इसके। अगर जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है, जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा वो क्या होगा, हाइपोटोनिक होगा। हम यहाँ लिख रहे हैं जैसे सॉल्यूशन फर्स्ट हैज लोअर concentration than that of solution second। solution second से क्या है, solution second का concentration क्या है, solution first का concentration कम है, किससे, solution second से। इसलिए हम वो कह सकते हैं
कि इसका चूँकि ऑस्मोटिक प्रेशर कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, तो जिस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कम होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होता है, कम होता है। तो यानी पाई 1 क्या होगा, लेस देन होगा पाई 2 से। तो जब ऑस्मोटिक प्रेशर अगर जिसका कम है वो किस तरह का सोल्यूशन होगा, हाइपोटोनिक सोल्यूशन होगा। तो ये सोल्यूशन फर्स्ट जो है, सोल्यूशन फर्स्ट, इसलिए सोल्यूशन फर्स्ट इज हाइपोटोनिक विथ रेस्पेक्ट टू सोल्यूशन सेकंड, क्योंकि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, इससे कम है। क्योंकि कंसंट्रेशन कम होने से इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, कम है, इसलिए ये किस तरह बिहेव करेगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन क्या है, कम है। इधर देखिए, अगर आरबीसी को हम लिखते हैं व्हेन रेड ब्लड सेल्स आर प्लेस्ड in distilled water, distilled water ये डिस्टिल्ड वाटर, ये इसका कंसंट्रेशन बहुत कम होता है, तो ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। तो अगर रेड ब्लड सेल्स को आर प्लेस्ड इन डिस्टिल्ड वाटर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, देन अब यहाँ से देखिए, अगर जो है, अगर ये डिस्टिल्ड वाटर है, इसमें रेड ब्लड सेल को अगर हम पास रखते हैं तो इसका डिस्टिल्ड वाटर है, ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है डिस्टिल्ड वाटर। इसका कंसंट्रेशन क्या है, कम है, और इसका रेड आरबीसी का कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। तो स्वाभाविक है कि इसका लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ क्या मूव करता है, सॉल्वेंट पार्टिकल, मीन्स हुआ वाटर। तो वाटर मूव किधर से किधर फ्लो करेगा, डिस्टिल्ड वाटर से, इससे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से किधर मूव करेगा, इसमें मूव करेगा, वाटर मोलिक्यूल्स, जिसके कारण क्या होगा, ये स्वेल कर जाएगा, आरबीसी क्या होगा, फूल जाएगा। अगर पानी अगर ज़्यादा चलाएगा वो फट भी सकता है। तो ये क्या करता है, स्वेल करेगा, यानी ये फूलना, ये फूल जाता है, माने साइज बड़ा हो जाता है। देन वाटर, अगर हम रेड ब्लड सेल को अगर डिस्टिल्ड वाटर में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर प्रेस करते रखते हैं, देन वाटर फ्लोज इनटू सेल्स, वाटर क्या होगा, फ्लोज करेगा कहाँ, सेल्स में। देन सेल्स स्वेल, सेल्स क्या होगा, फूल जाता है, क्योंकि ये भी तो मान लें कि आरबीसी जो है, यह जो है सेल जो है, ये भी तो एसपीएम की तरह काम करता है। अगर एसपीएम है तो स्वाभाविक है कि सॉल्वेंट पार्टिकल्स यानी वाटर मोलिक्यूल्स किधर से किधर फ्लो करेगा, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। तो जो इसका जो साइज है, जो शेप है, उससे क्या हो जाएगा, वो फूल जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो ये आपका हुआ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जिसमें दिखाया गया है कि अगर माने कि आरबीसी को हम रख देते हैं तो कहाँ मान लेगा, अगर इस तरह के सॉल्यूशन होगा, हाइपोटोनिक होगा, तो वो क्या अगर श्रिंक करेगा, सिकुड़ जाता है। अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हम रखते हैं तो क्या करता है, फूल जाता है, बड़ा साइज हो जाता है यहाँ पर। तो इसका उपयोग ऑब्जेक्टिव में होता है। दूसरा जो फर्स्ट जो बताया गया आइसोटोनिक सॉल्यूशन, तो दिमाग में रखना है, उसमें न्यूमेरिकल हम बनाते हैं और बाद में भी पॉसिबल होगा तो न्यूमेरिकल हम देंगे इस पर। तो इस पर कुछ न्यूमेरिकल हम बताते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन पर। तो दिमाग में रखना है कि कंसंट्रेशन कब बराबर होगा, आइसोटोनिक है तो ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होगा अगर वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स का सॉल्यूशन दोनों है, उस हालत में
दोनों का कंसंट्रेशन क्या होगा, सेम होगा। कंसंट्रेशन सेम है तो उसे हम वेट, मोलिकुलर वेट, उसको चेंज करके फॉर्मूला के रूप में लाकर हम वेट, मोलिकुलर वेट निकाल सकते हैं। विद्यार्थियों, ये 2 क्वेश्चन है आइसोटोनिक पर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 500 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर लीटर, वेट दिया है सॉल्यूट का, ये प्रोटीन है, अब वॉल्यूम दिया है 1 लीटर, इज आइसोटोनिक विथ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग इतना ग्राम सुक्रोज पर लीटर। तो 2 सॉल्यूशन है, दोनों आइसोटोनिक है। एक सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है ये प्रोटीन नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इसका डिसोसिएशन एसोसिएशन नहीं होता है। उसका वेट दिया है, वॉल्यूम दिया है सॉल्यूशन का। यहाँ पर जो है दूसरा सेकेंड सॉल्यूशन है ग्लूकोज सुक्रोज का, जिसका सॉल्यूट का वेट दिया है, ये भी तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। अब वॉल्यूम उस सॉल्यूशन का पर लीटर सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। तो इसमें पूछता है कैलकुलेट द मोलिकुलर वेट ऑफ प्रोटीन। अब यहाँ पर देखिए आइसोटोनिक का क्या कंडीशन है। आइसोटोनिक अगर दोनों क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, मीन्स हुआ कि जो सब्सटेंस है जिससे सॉल्यूशन बनाया गया है प्रोटीन और सुक्रोज से, दोनों क्या है, दोनों का ना एसोसिएशन होता है ना डिसोसिएशन होता है, वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। तो हम यहाँ लिखेंगे फॉर आइसोटोनिक, ये फर्स्ट बना रहे हैं, फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशंस ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ हमने दे दिया नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है, तो उस हालत में आइसोटोनिक नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है, तो उस हालत में दोनों का कंसंट्रेशन क्या होगा, पाई 1 बराबर पाई 2 तो होगा, ये C1 बराबर क्या होगा, दोनों का कंसंट्रेशन सेम होगा। आइसोटोनिक है तब पाई 1 और पाई 2 हो गया, और जो है नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है उस हालत में जब इसको बराबर करेंगे तो C1 बराबर क्या आएगा, C2 आएगा, यानी M1 बराबर M2 आएगा। तो यहाँ इसको हम चेंज करते हैं कंसंट्रेशन यानी मोलारिटी N1/V1 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और ये हो गया N2 ये हो गया V2 नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स को हम चेंज कर देते हैं वेट बाय मोलिकुलर रेट, ये हो गया V1, ये हो गया W2/M2V2। तो ये हम जो है ये किसका हो गया, ये जो है आपका ये प्रोटीन के लिए हुआ, प्रोटीन, और यहाँ पर ये दे देते हैं कौन सा है, सुक्रोज है, सुक्रोज है। अब दोनों के लिए हम निकाल लेते हैं प्रोटीन में क्या क्या दिया है। अब देखिए ये N1 N2, N1 है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी प्रोटीन है, N2 है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सुक्रोज ये सॉल्यूट है, V1 है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर यहाँ पर प्रोटीन में, ये है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, माने 2 सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम लीटर में होगा। ये W1 W2 क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट है सॉल्यूशन फर्स्ट और सॉल्यूशन सेकंड का। M1 M2 क्या है, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूशन फर्स्ट और सॉल्यूशन सेकंड का। सिमिलर उसी तरह V1 V2 क्या है, वॉल्यूम है सॉल्यूशन फर्स्ट और सॉल्यूशन सेकंड का, लीटर में होना चाहिए। आइए प्रोटीन से रिलेटेड हम निकालते हैं प्रोटीन के बारे में क्या क्या दिया है। यहाँ जो है प्रोटीन, इसमें क्या दिया है प्रोटीन में, देखिए प्रोटीन की ज़्यादा चर्चा इसमें कर रहा है। W वेट दिया है यानी W1 दिया है 500 ग्राम पर, वॉल्यूम दिया है V1 दिया है 1 लीटर पर लीटर। अब इसका जो है मोलिकुलर वेट पूछ रहा है, यानी M1 क्या हो रहा है, पूछ रहा है मोलिकुलर वेट क्या होगा। ये जो है
सुक्रोज के बारे में यहाँ पर लिख रहे हैं, जो दिया है उसको लिख रहे हैं सुक्रोज। सुक्रोज में दे रहा है, इसका वेट दिया है सुक्रोज का, यानी W2 वेट ऑफ सुक्रोज है, ये आपका है 3.42 ग्राम। वॉल्यूम V2 जो है सॉल्यूशन का वॉल्यूम, जिसे सुक्रोज जो है, सुक्रोज के जो पानी में डिजोल्व किए हैं तो जो सॉल्यूशन बना है उसका वॉल्यूम है सॉल्यूशन सेकेंड का, इसमें दिया है 1 लीटर। इसका मोलिकुलर वेट दिया है, सुक्रोज का मोलिकुलर वेट आप निकाल सकते हैं। मोलिकुलर वेट इसका 342 ग्राम पर मोल होता है, ग्राम पर मोल। सुक्रोज C12H22O11, तो 12 यहाँ 12 इंटू 12 जोड़ 22 इंटू 1 जोड़ 11 है, ऐसे 16 इंटू 11 यानी 11 गुणे 16, इस सबको कीजिएगा तो 342 आ जाता है। अब देखिए ये प्रोटीन और सुक्रोज नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, आइसोटोनिक है तो ऑस्मोटिक प्रेशर से, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है उस हालत में अगर है तब यहाँ पर दोनों का कंसंट्रेशन क्या होगा, सेम होगा, तब इससे हम तोड़कर यहाँ पर हम ला दें। अब ये जो वैल्यू दिया है इसमें हम पुट कर देते हैं, अब आसान है। तो वेट यहाँ पर W1 ये 500 ग्राम हुआ, M1 कितना है निकालना है, आप V1 के इंटू 1 लीटर हुआ। ये आपको जो है इसका दिया है 342, अब बाई M2 का हो गया 342, आई वॉल्यूम का 1 हो गया ग्राम पर मोल। ये ग्राम ग्राम ये कट जाएगा, ये लीटर लीटर कट जाएगा, इसका जो यूनिट होगा इसका यूनिट आएगा, क्योंकि बाकी यूनिट कट जाएगा। हम इसको ऐसे और चेंज करते हैं, 342 इंटू 2 अंक इधर आ जाएगा तब 10 की पावर -2, अब बट्टा हो गया 342, ये कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 10 की पावर -2 यानी 1/100 आ गया। और ये बराबर कितना है, तो यहाँ से आ गया 500 बाई M1 बराबर हो गया 1/100। अब यह है M1 हम निकाल सकते हैं, तो यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 500 पर 2 जीरो और चढ़ जाएगा, यानी 50,000 ग्राम पर मोल। ये प्रोटीन बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है, उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है 50,000 ग्राम मोल, माने 1 मोल का वेट कितना होगा 50,000 ग्राम। इसका मॉलिक्यूलर वेट निकल गया आपको। क्वेश्चन सेकंड देखिए, क्वेश्चन सेकंड क्या कहता है, ये 5% सॉल्यूशन, 5% में 100 होता है, वेट बाय वॉल्यूम, माने यहाँ पर सॉल्यूशन है जिसका वेट कितना है 5 ग्राम और वॉल्यूम कितना है 100 ml, 100 ml ऑफ कैन शुगर। तो कैन शुगर का सॉल्यूशन है जिसमें शुगर का वेट कितना है 5 ग्राम और वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम कितना है परसेंटेज है तो 100 ml, इज आइसोटोनिक विथ इतना % W/V ऑफ यूरिया सॉल्यूशन। फाइंड द मोलिकुलर वेट ऑफ यूरिया इफ मोलिकुलर वेट ऑफ शुगर इज 342। मोलिकुलर यूरिया का निकालना है, तो आप जानते हैं यूरिया और शुगर दोनों क्या है, ना इसका एसोसिएशन होता है या ना डिसोसिएशन होता है। तो हम लिख सकते हैं फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक है, फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन इफ देयर इज नो एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। या आप लिख सकते हैं फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, दोनों नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं तो उस हालत में दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, सेम होगा। तो ये सेकेंड हम लिख रहे हैं फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशंस ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, उस हालत में क्या होगा C1 = C2। तो इसको हम चेंज करके हम लिख सकते हैं N1/V1 = N2/V2। इसको फिर हम चेंज कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स को वेट बाय मोलिकुलर वेट, अब वॉल्यूम हो गया V1,
एक दूसरा पार्ट हो गया इसका वेट, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। और कंसंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सबका फार्मूला इसमें पुट कर रहे हैं। N2 ये M2 और ये हुआ V2। इसको हम ले रहे हैं किसके लिए, पहले जो दिया है शुगर के लिए, ये शुगर है, और इसके ये आपका यूरिया है। इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। तो देखिए ये 5% W/V, 5% W/V शुगर सॉल्यूशन मीन्स, इसका क्या मीनिंग हो गया, यानी वेट कितना हो गया, ये 5% कौन सा है, शुगर का है। यूरिया का जो है अलग हम दे देते हैं, इधर हम लिख रहे हैं, सॉरी यहाँ हम दे रहे हैं। आप नीचे भी लिख सकते हैं, जगह की कमी है, आप नीचे भी लिख सकते हैं शुगर के बारे में, यूरिया के बारे में, तब इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। हम यहाँ लिख रहे हैं, वो कहता है 5% W/V शुगर सॉल्यूशन। तो इसका क्या मीनिंग हुआ, मीन्स माने वेट जो है शुगर का कितना हो गया, ये शुगर है, वेट W1 है, सो वेट ऑफ शुगर सॉल्यूट का वेट जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इसका हो गया 5 ग्राम वेट है। और ये हो गया V1 कितना हो गया 100 ml, तो 100 को लीटर में बदल दीजिए, 100 ml ऐसे लिख रहे हैं। और ये 1 ml कितना हो गया, यानी 100/1000 से अगर डिवाइड कर देते लीटर में हो गया, तो ये हो गया 0.1 लीटर। 1000 ml बराबर कितना होता है, 1 लीटर होता है। तो 1 ml बराबर कितना होगा, 1/1000 लीटर। तो 1 ml के जो यहाँ पर दिया है 100 ml, तो क्या है 1 ml है, यानी 100 अपनी जगह पर है। आई तो 1 ml की जगह पर इतना क्या कर देते हैं, 1/1000 लीटर, यानी 100/1000 लीटर। ये कट जाएगा, तो ये हो गया 1/10 मीन्स हो गया कितना हो गया 0.1 लीटर। इसका मॉलिक्यूलर वेट दिया है, यानी यहाँ जो है M1 दिया है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ शुगर 342, ये ग्राम पर मोल होता है, यूनिट हम लिख देते हैं यहाँ। आइए यूरिया की चर्चा यहाँ कर रहा है। 0.877% W/V यूरिया सॉल्यूशन मीन्स हो गया, यानी वेट कितना हो गया W2 वेट ऑफ यूरिया 0.877 वेट है ग्राम। अब V2 हो गया, उसी तरह हो गया 100 ml, यानी 100 को हम क्या कर देते हैं 1000 से डिवाइड कर देते, लीटर हुआ, जैसे इसमें लिखे थे ये लीटर, ये आपका 0.1 लीटर, ये कट जाएगा। तो ये 1/10 हो गया 0.1 लीटर। हाँ M2 निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट यूरिया का निकालना है। यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट 60 होता है, अगर ये इस फॉर्मूले से भी निकालेगा तो लगभग 60 आएगा। तो इसका मानी हुआ कि जो थ्योरी जो चल रहा है, थ्योरी बताया गया है, जो दिए हैं, जो बताया जा रहा है, वो थ्योरी क्या है, सत्य है। अगर मान लें कि जो है अगर मॉलिक्यूलर वेट 60 आता है, अभी इस फॉर्मूला में अगर रखते हैं तो लगभग जो है 60 ना आए, काफ़ी का अंतर हो जाए, तो इसका माने कि इसमें कहीं ना कहीं क्या है, त्रुटि है। लेकिन इसमें मॉलिक्यूलर वेट इस वैल्यू के आधार पर निकालेंगे तो लगभग 60 के बराबर आता है। तो ये वैल्यू हम रख रहे हैं। W1 यहाँ पर दिया है 5/M1 हो गया 342 × 0.1, ये इसका W2 है 0.877/M2 है, निकालना है, इंटू वॉल्यूम है 0.1, दोनों का सेम है तो कट जाएगा। तो इसलिए M2 कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया, यहाँ से निकल जाए, इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो 342 × 0.877
अब 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये लगभग आता है 59.99 ग्राम पर मोल। तो क्या है, लगभग 60 है, लगभग कितना है, 60 के बराबर है। आप सॉल्व कर सकते हैं, ये आपका आंसर होगा। विद्यार्थियों, आने वाला क्लास में इस पर जो न्यूमेरिकल बनेगा आइसोटोनिक पर, डिफिकल्ट न्यूमेरिकल, वो हम देंगे। इसका न्यूमेरिकल जो है एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में बनता है, वो भी हम देंगे थ्योरी पढ़ाने के बाद। विद्यार्थियों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद हो तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।